आपने वीरप्पन का नाम ज़रूर सुना होगा। आज भी वीरप्पन के जुर्म और खौफ की चर्चा होती है। वीरप्पन इतना खूंखार था कि 3 राज्यों की सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। 100 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई और वीरप्पन ने कई राज्यों के जंगलों और से हाथियों और चंदन का सफाया कर दिया। तो कहीं वहीं एक बड़े फिल्मी सितारे और राजनेता का अपहरण करके फिरौती के रूप में करोड़ों रुपए कमाए थे। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए उस पर करोड़ों रुपए का इनाम रख दिया था। फिर भी वीरप्पन पुलिस की पकड़ से वर्षों तक बचने में कामयाब रहा था। तो आखिर वीरप्पन कैसे वर्षों तक आतंक फैलाने में कामयाब रहा? वीरप्पन के कुछ मशहूर कांड क्या हैं? वीरप्पन ने किस एक्टर और मंत्री का अपहरण किया था और वह कैसे पुलिस को पकड़ में आया? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीरप्पन की पूरी कहानी जानने से पहले कहानी अपराध की चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। अपराध की दुनिया में तो यह वीरप्पन के नाम से मशहूर हुआ करता था, मगर इसका पूरा नाम कोसे मुनसुमारे था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तत्कालीन मद्रास स्टेट गोपीनाथन नाम के गांव में हुआ था। अब यह गांव कर्नाटक के चामराजनगर जिले में अंतर्गत आता है। वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा उस समय हाथी दांत के तस्कर के रूप में जाने जाते थे। वीरप्पन भी अपने चाचा को ज्वाइन कर लेता है और हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग शुरू कर देता है। कई साल तक वीरप्पन अपने चाचा के साथ ही काम करता है, लेकिन एक समय के बाद चाचा से विवाद होने पर वह चाचा से अलग होकर खुद ही हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग का धंधा शुरू कर देता है। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 100-200 नहीं, बल्कि लगभग 2 से 3 हज़ार हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में बड़े स्तर पर हाथियों का सफाया तक हो गया था। हाथी दांत की तस्करी के अलावा वीरप्पन चंदन की लकड़ियों की तस्करी के क्षेत्र में भी कदम रख देता है और देखते ही देखते वह इलाके का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन जाता है। जब वीरप्पन अंधाधुंध हाथियों की हत्या करने लगता है तो पूरी प्लानिंग करने के बाद एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। पहली बार वीरप्पन का ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी 17 साल की उम्र में साल 1972 में हुई थी। पुलिस वीरप्पन को गिरफ्तार तो कर लेती है, मगर लंबे समय तक वह पुलिस की पकड़ से में नहीं रह पाता है और बहुत जल्द पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है और फिर दुगनी ताकत से अपने अपराध को अंजाम देने में लग जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से भागने के बाद 17 साल की उम्र में ही वीरप्पन अपने जीवन का पहला मर्डर कर देता है और यह हत्या उस पुलिस वाले की हुई थी जिसने पहली बार वीरप्पन को पकड़ा था। कुछ दावों के मुताबिक वीरप्पन ने पहली हत्या 10 साल की उम्र में ही की थी। पहली हत्या करने के बाद तो वीरप्पन बस उन सभी की हत्या करने लगता है जिस पर भी उसे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता है। इस दौरान जो पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करते थे, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। वीरप्पन के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। इसी को देखते हुए 1987 में चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कहीं से वीरप्पन के इस बात की भनक लग जाती है और फिर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ पाते उससे पहले ही वीरप्पन उन्हें किडनैप कर लेता है और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी हत्या कर देता है। यह पहली बार था जब वीरप्पन को नेशनल लेवल पर मीडिया में जगह मिली थी। जब वीरप्पन का आतंक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, अब वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर आईएफएस ऑफिसर पी श्रीनिवास को दी जाती है। कहा जाता है कि पी श्रीनिवास ने पूरी प्लानिंग करने के बाद आखिरकार वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया था, मगर वीरप्पन इतना शातिर था कि जब श्रीनिवास वीरप्पन को पुलिस जेल लेकर जा रहे होते हैं, तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वालों से कहता है कि उसे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, इसलिए उसे सर पर रखने के लिए तेल चाहिए। आसपास बैठे पुलिस वाले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वीरप्पन के कहे अनुसार वीरप्पन को सर में रखने के लिए तेल दे देते हैं। मगर वीरप्पन बड़ी चालाकी से उस तेल को सर में न रखकर बड़ी सावधानी से अपने हाथ में मल लेता है और फिर चुपके चुपके हथकड़ी को सरका कर हाथ से निकाल लेता है और फिर पुलिस वालों की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वीरप्पन कितना शातिर था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भले ही वीरप्पन पी श्रीनिवास की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, मगर वह श्रीनिवास द्वारा पकड़े जाने के बाद से इतना ज़्यादा नाराज़ था कि वह श्रीनिवास को भी ख़त्म करने की कसम खा लेता है और श्रीनिवास को ख़त्म करने की प्लानिंग में लग जाता है। प्लानिंग के तहत वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुनन को उसके अपने साथ मिला लेता है और इससे कहता है कि किसी तरह तुम पी श्रीनिवास को यह यकीन दिला दो कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ। वीरप्पन का छोटा भाई ऐसा ही करता है और वह किसी तरह पी श्रीनिवास के संपर्क में आता है और उनसे कहता है कि अब वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। पी श्रीनिवास वीरप्पन की चालाकी को नहीं समझ पाते हैं
और वह इस झांसे में आकर वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं। और फिर जैसे ही 1991 में वीरप्पन ने पी श्रीनिवास का आमना सामना होता है, वीरप्पन श्रीनिवास को गोली मार देता है और पी श्रीनिवास की हत्या करके भी वीरप्पन को शांति नहीं मिलती है और वह क्रूरता की सारी हदें पार करता हुआ श्रीनिवास का सिर काटकर अलग कर देता है और फिर अपने साथियों के साथ सर से फुटबॉल खेलता है। वीरप्पन की इस करतूत की खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कई पुलिस वाले इस खबर के बाद वीरप्पन को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, मगर वीरप्पन इन लोगों की पकड़ से दूर रहता है और वह लगातार हाथी दांत की स्मगलिंग और चंदन की तस्करी में लगा रहता है। अपना आतंक बढ़ा रहे वीरप्पन अब किडनैपिंग में भी लग जाता है। वैसे तो छोटी मोटी किडनैपिंग वीरप्पन काफ़ी समय से कर रहा था, मगर 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के एक बड़े ग्रेनाइट खादान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। इस दौर की बातचीत के बाद 15 लाख फिरौती के एवज में वीरप्पन उस बिजनेसमैन के बेटे को आज़ाद करता है। अब तक तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार भी वीरप्पन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और किसी भी हाल में वीरप्पन को ख़त्म करना चाहती थी। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका काम बस वीरप्पन को पकड़ना था। पी श्रीनिवास की हत्या के बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी टी हरिकृष्ण वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में लेते हैं। यह लगातार वीरप्पन पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। इस बात की खबर वीरप्पन को भी लग जाती है और फिर साजिश के तहत अगस्त 1992 में वीरप्पन आईपीएस अधिकारी टी कृष्णा की भी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वीरप्पन शकील अहमद नाम के एक और बड़े पुलिस अधिकारी को थाने में हमला करके 5 अन्य पुलिस वालों के साथ मार देता है। एक आईपीएस की हत्या की खबर से प्रशासनिक स्तर पर खलबली मच जाती है और वीरप्पन को पकड़ने के लिए नई योजना बनाई जाने लगती है। इस नई योजना के तहत अब पुलिस वालों को बजाय बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। बीएसएफ के कई सारे जवान तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में लगाए दिए जाते हैं, मगर आगे चलकर बीएसएफ को स्थानीय भाषा की वजह से बहुत कठिनाई होने लगती है। इसी बीच वीरप्पन और उनकी टीम के सदस्य अलग अलग समय पर 20 से ज़्यादा बीएसएफ जवानों की हत्या भी कर देते हैं। आखिरकार तमिलनाडु सरकार के विरोध की वजह से बीएसएफ को जंगल से हटाना पड़ता है। बीएसएफ के बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा गोपाल कृष्ण नाम के एक अधिकारी अपने हाथ में लेते हैं। इस बात की जानकारी वीरप्पन को लग जाती है कि गोपाल कृष्ण ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। इस बात से वीरप्पन को काफ़ी गुस्सा आता है और 9 अप्रैल 1993 की सुबह कोल्हापुर के गांव आसपास गोपाल कृष्ण के लिए गंदी गंदी गालियों वाला पोस्ट लगवा देते हैं। गालियों के अलावा इन पोस्ट में वीरप्पन गोपाल कृष्ण को चैलेंज भी करता है कि अगर दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इस पोस्टर के अलावा वीरप्पन पुलिस मुखबिर होने के शक में पास ही के एक आम नागरिक की हत्या कर देता है। पोस्टर और हत्या की खबर के बाद गोपाल कृष्ण जल्द से जल्द वीरप्पन को पकड़ने के लिए पूरे दल बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार गोपाल कृष्ण लगभग 43 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जा रहे थे। अभी गोपाल कृष्ण का काफिला कुछ ही दूर पहुंचा था कि प्लार पुल पर पहुंचकर गोपाल कृष्ण की जीप खराब हो जाती है और इस कारण गोपाल कृष्ण अपनी जीप से उतरकर पुलिस बस में बैठ जाते हैं। इस बस में गोपाल कृष्ण के अलावा 15 पुलिस के मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड सवार थे। इस बस के पीछे एक और बस थी जिसमें तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार 6 अन्य पुलिस वालों के साथ बैठे हुए थे। वीरप्पन का मुखबिर नेटवर्क इतना मजबूत था कि इस बात की भनक बर्फ को लग जाती है और कि गोपाल कृष्ण पूरे दल बल के साथ उसे पकड़ने आ रहे हैं। इसलिए वीरप्पन भी एक खतरनाक प्लान बनाकर रास्ते में बारूद से बिछा देता है और गोपाल कृष्ण और उनकी टीम के इंतज़ार में बैठा रहता है। जैसे ही वीरप्पन की नज़र गोपाल कृष्ण और उनकी टीम पर पड़ती है, वीरप्पन ब्लास्ट करने का इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही वीरप्पन का एक साथी बिछाए गए बारूद में ज़बरदस्त विस्फोट कर देता है। विस्फोट इतना धमाकेदार होता है कि बस के पर कच्छे उड़ जाते हैं और इस बस के अंदर बैठे सभी 22 लोगों के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। गोपाल कृष्ण समेत सभी पुलिस वाले और मुखबिर एक झटके में मारे जाते हैं। यह पहली बार था जब वीरप्पन ने एक साथ इतने लोगों की हत्या की थी। इस खबर से पूरे देश में सनसनी मच जाती है। एक बार फिर से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकार मिलकर वीरप्पन को पकड़ने की योजना बनाने में लग जाते हैं। 1992 में जिस स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, वह एक बार फिर से वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग में लग जाते हैं। जंगल में आतंक मचाने के अलावा वीरप्पन ने शादी भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 उसने मृत्युलक्ष्मी नाम की महिला से शादी की थी। 1993 की घटना के बाद पुलिस वाले पूरी प्लानिंग के बाद फाइनली वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेते हैं। मुथुलक्ष्मी पर वीरप्पन की सहायता करने के आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य धाराओं के तहत मुथुलक्ष्मी पर
एक एफआईआर दर्ज की जाती है कि आगे चलकर मृत्युलक्ष्मी को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया जाता है। इधर वीरप्पन अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहता है और अपनी मर्जी के मुताबिक हाथियों की हत्या, चंदन की तस्करी और पुलिस वालों से लेकर आम लोगों की हत्या करना जारी रखता है। वीरप्पन ये सब ज़रूर कर रहा था, मगर अब उसके मन में पुलिस का खौफ बैठ गया था। यही वजह थी जब 1992 में वीरप्पन के घर एक बेटी का जन्म होता है, तो कुछ समय तक तो वीरप्पन अपनी बेटी को संभाल कर रखता है, मगर रात के समय जब बेटी रो रही होती है तो उसके रोने की आवाज़ जंगल में काफ़ी दूर तक जाती थी। इस कारण वीरप्पन को डर सताने लगता है कि बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर शायद पुलिस उस तक आ सकती है। इसलिए एक रात वीरप्पन अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। 1993 में वीरप्पन की बेटी का सड़ा गला शव कर्नाटक के एक जंगल में मिलता है। अप्रैल 1993 में पुलिस वाले और पुलिस मुखबिर समेत धमाके से 22 लोगों की हत्या करने के बाद 24 मई 1993 को वीरप्पन और उसके गैंग वाले 6 और पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं, जो वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। अब तमिलनाडु सरकार खुद ही बीएसएफ और एसटीएफ की तैनाती आसपास के जंगलों में कर देती है। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन बीएसएफ और एसटीएफ को वीरप्पन के गैंग की जानकारी हाथ लगती है। उसके बाद पुलिस और वीरप्पन गैंग दोनों का इनकाउंटर होता है और उस इनकाउंटर गैंग में वीरप्पन गैंग के 6 आदमी मारे जाते हैं, जबकि पुलिस वाले 9 गैंग मेंबर की गिरफ्तारी करती है। कहा जाता है कि मारे गए और गिरफ्तार किए गए लोगों किसी भी तरीके से पुलिस का सहयोग करने से मना कर देते हैं। मारे गए लोगों के परिवार वाले सरकार से किसी भी तरीके का मुआवजा लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वीरप्पन ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। बदले में वीरप्पन मारे गए लोगों के परिवार वालों को मोटी रकम देता है। 1993 के अलावा 1994 में भी वीरप्पन कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। 1995 में 3 फॉरेस्ट अधिकारी को किडनैप कर लेता है, जबकि 1996 में वीरप्पन और इसके गैंग के साथ एनकाउंटर में कम से कम 19 पुलिस वाले मारे जाते हैं। 1996 में ही वीरप्पन को पता लगाने के लिए पुलिस वाले वीरप्पन के भाई अर्जुनन को गिरफ्तार करते हैं। वीरप्पन का भाई कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में ही आत्महत्या कर लेता है। इस बात का बदला लेने के लिए वीरप्पन एक पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल को मौत के घाट उतार देता है। अगले साल भी वीरप्पन कई पुलिस वाले और पत्रकार समेत कुछ फोटोग्राफर्स को भी किडनैप करता है और कुछ को मार देता है, तो कुछ को पुलिस वालों के एनकाउंटर के बाद छोड़ देता है। कुल मिलाकर 1990 से लेकर वीरप्पन पैसों के लिए कई लोगों को किडनैप भी करता है। कथित तौर पर कई बार सरकार की ओर से अनऑफिशियल तरीके से वीरप्पन को फिरौती की रकम भी दी गई थी। वीरप्पन ने अपने करियर की सबसे बड़ी किडनैपिंग 30 जून साल 2000 में की थी। यह किडनैपिंग किसी और की नहीं, बल्कि कन्नड़ सिनेमा के एक सुपरस्टार राजकुमार की थी। आप बस ये इतना समझ लीजिए कि जो हैसियत आज अमिताभ बच्चन की है, कुछ वैसी ही हैसियत राजकुमार की कन्नड़ सिनेमा में थी। राजकुमार की किडनैपिंग की खबर से कर्नाटका में हड़कंप मच जाता है। बड़े स्तर पर बंद बुलाया जाता है और लोग राजकुमार के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। बेंगलुरु समेत कई हिस्सों में बड़े स्तर पर हिंसा की खबरें आती हैं। हालात जब नियंत्रण के बाहर जाने लगते हैं, तब कर्नाटक सरकार मदद के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क करती है और फिर वीरप्पन तथा कर्नाटक सरकार के बीच बातचीत के लिए एक पत्रकार को नियुक्त किया जाता है। राजकुमार को छोड़ने के बदले में वीरप्पन सरकार से मांग करता है कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के हित को प्राथमिकता दी जाए, कर्नाटक में तमिल के सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा वीरप्पन तमिलनाडु की जेलों में बंद कुछ कैदियों की भी रिहाई की मांग करता है। दावों के मुताबिक कई राउंड की बातचीत के बाद फाइनली अपहरण के 108 दिन बाद राजकुमार को वीरप्पन द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। पहले तो सरकार किसी भी तरीके की फिरौती देने के दावों से इनकार करती है, मगर बाद में खुलासा होता है कि राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन को कर्नाटक सरकार द्वारा 20 करोड़ की फिरौती दी गई थी। इस किडनैपिंग के बाद वीरप्पन की अगली बड़ी किडनैपिंग साल 2002 में देखने को मिली। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को किडनैप कर लेता है। नागप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटक सरकार में मिनिस्टर थे। मंत्री जी को छोड़ने के लिए वीरप्पन कथित तौर पर मोटी रकम की डिमांड करता है। इस बार सरकार कोई भी रकम देने से मना कर देती है। मंत्री जी को छुड़ाने के लिए इस बार कर्नाटक पुलिस पहले तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर काम करती है और फिर केरल पुलिस की भी मदद ली जाती है। पूरी प्लानिंग के बाद तीनों राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वीरप्पन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और वीरप्पन के गैंग के साथ उनका इनकाउंटर भी होता है। इस एनकाउंटर में पुलिस वाले नागप्पा को छुड़ाने में नाकाम रहते हैं और फिर किडनैपिंग के 3 महीने बाद नागप्पा की लाश कर्नाटक के जंगल में मिलती है। नागप्पा की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा वीरप्पन पर करोड़ रुपए का इनाम रख दिया जाता है।
वीरप्पन का आतंक जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय करती हैं और जून 2001 में इस टास्क फोर्स की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार के हाथों में दे दी जाती है। जयललिता द्वारा विजय कुमार का स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर वीरप्पन को जल्द से जल्द खत्म करना है। अब तक वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सरकार के 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके थे। इसलिए विजय कुमार पूरी प्लानिंग के साथ वीरप्पन को पकड़ने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। विजय कुमार पाते हैं कि वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया तंत्र है। दरअसल वीरप्पन ने आम लोगों से लेकर पुलिस विभाग तक में अपने लोग बैठा रखे थे। कोई भी वीरप्पन के लिए काम करने के लिए रेडी रहता था क्योंकि बदले में मोटी रकम मिलती थी। विजय कुमार भी वीरप्पन के इस तरीके को आजमाने का फैसला करते हैं और वह कुछ पुलिस वालों का भेष बदल कर वीरप्पन के गैंग में शामिल करवा देते हैं और फिर वीरप्पन की छोटी से छोटी जानकारी बेहद ही गुप्त तरीके से पुलिस तक आती रहती है। वीरप्पन अक्सर इंटरव्यू दिया करता था और अपने रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो टेप मीडिया आउटलेट्स को भेज दिया करता था क्योंकि वीरप्पन को पब्लिसिटी का बहुत शौक था। विजय कुमार वीरप्पन के इन्हीं इंटरव्यू का गहराई से एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो एक इंटरव्यू में पाते हैं कि वीरप्पन को हाथ में पेपर लेकर लेने में कुछ दिक्कत हो रही है और इस पर जब एक्सपर्ट डॉक्टर की राय ली जाती है तो वे अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वीरप्पन की आंख में कोई समस्या है। इसी के बाद वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वाले वीरप्पन का भरोसा जीतने के बाद वीरप्पन को कहते हैं कि जल्द से जल्द आंखों का इलाज करवाना होगा, नहीं तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी तरह भरोसे में लेने के बाद वीरप्पन बाहर जाकर इलाज करने के लिए राजी हो जाता है, मगर पहचान जाने के डर से वीरप्पन अपना भेष बदल लेता है। वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर पहचाने जाने के डर से वह अपनी मूछें तक कटवा लेता है और फिर प्लानिंग के तहत अपने 3 साथियों के साथ जंगल से निकलकर वीरप्पन मुख्य सड़क पर आता है और पहले से ही खड़ी एक एम्बुलेंस में बैठ जाता है। यह एम्बुलेंस वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वालों ने वहाँ पर खड़ी की थी। वीरप्पन को इस बात का जरा सा भी भनक नहीं लगती है कि जिस एम्बुलेंस में बैठ रहा है उसका ड्राइवर पुलिस वाला ही है, पर अपने साथियों के साथ आराम से एम्बुलेंस में बैठ जाता है और एम्बुलेंस तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगती है। सब कुछ पहले से ही प्लान था, इसलिए जहाँ पर पहले से विजय कुमार अपने साथियों के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे, वहाँ पर पहुँचते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर अचानक एम्बुलेंस रोक देता है और वह एम्बुलेंस से कूदकर दूसरी तरफ भाग जाता है। और फिर दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है, वीरप्पन, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अच्छा है कि तुम हथियार डाल दो। जवाब में एम्बुलेंस के अंदर से गोलियां चलती हैं और गोली चलते ही बाहर मौजूद पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और यह फायरिंग लगभग 20 मिनट तक होती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मिनट तक में पुलिस की ओर से 338 राउंड की फायरिंग की जाती है। थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस के अंदर से भी फायरिंग बंद हो जाती है और कुछ भी एक्टिविटी नज़र नहीं आती है तो विजय कुमार एम्बुलेंस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रप्पन और उसके 3 साथी मरे हुए हैं। इसके बाद भी पुष्टि के लिए इन सभी की लाश को एम्बुलेंस के सहारे पास ही के अस्पताल भेजा जाता है, जहां वीरप्पन समेत उसके साथियों को मृत घोषित किया जाता है। वीरप्पन और गैंग का चैप्टर भले ही बंद हो गया हो, मगर उसके परिवार में वीरप्पन की बेटियां अभी भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीरप्पन की 2 बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी विद्या रानी वीरप्पन ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन की थी और बहुत जल्दी विजय रानी को बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। भाजपा द्वारा वीरप्पन की बेटी को पार्टी में शामिल करने को फैसले को कई लोगों द्वारा आलोचना की गई थी। कुल मिलाकर बात करें तो वीरप्पन ने अपने जीवन भर में लगभग 180 लोगों की हत्या की, जिसमें अधिकतर पुलिस वाले थे। वीरप्पन पर लगभग 2 से 3 हज़ार हाथियों की हत्या का मामला दर्ज है। इसके अलावा वीरप्पन ने चंदन की तस्करी से लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बनाई थी। आज के हिसाब से देखें तो वीरप्पन को पकड़ने पर लगभग 50 करोड़ खर्च हुए थे। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला सरकार द्वारा वीरप्पन के सर पर रखे गए इनाम की राशि की बात करें तो आज के हिसाब से यह राशि 50 करोड़ से ज़्यादा होती है। दोस्तों, यह पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। कहानी अपराध की से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए क्राइम की कहानी अपराध की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।